हेलो गाइस, हाय। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी को पता होगी कि मैं क्लासिकल थिंकर्स को पढ़ा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 थिंकर्स को पढ़ा दिया है, आज मैं तीसरे थिंकर्स को पढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, प्लीज जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए और अगर आप लोग को वॉच करके वो फायदेमंद लगे या काम की लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए दोस्तों, मुझे इनबॉक्स कीजिए। ओके, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए आज मैं क्या पढ़ाऊँगी। तो आज मैं पढ़ाऊंगी मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर के बारे में कुछ बेसिक ओवरव्यू दूंगी दोस्तों आज की वीडियोस में, जो आप लोगों को बहुत फायदेमंद साबित होगी। देखिए, मैक्स वेबर का जन्म हुआ था 1864 में और डेथ हुई थी 1920 में। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ओके, उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या था? इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगी। मैक्स वेबर कौन थे दोस्तों? एक माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे। अब ये माइक्रो एस्पेक्ट या माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये भी बताऊंगी। अच्छा, मैक्स वेबर का कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ लिखा है, देखिए एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो ये बुक्स आप लोगों को बहुत काम की लगेगी, तो प्लीज इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो मैंने बुक्स लिखा है इसे आप लोग कॉपी पे पुट कर लीजिए। ओके, देखिए मैंने कौन सा बुक लिखा है। फर्स्ट, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा, द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। उसके बाद लिखा है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन। उसके बाद एंशिएंट जुडिज्म। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड साइंस एज अ वोकेशन। फिर चलिए बताती हूँ माइक्रो पर्सपेक्टिव क्या होती है। पहले बता दूं कि मैक्स वेबर सोशियोलॉजी को समझने के लिए या जानने के लिए जिस पर्सपेक्टिव का यूज किया था वो था माइक्रो पर्सपेक्टिव। अब ये माइक्रो पर्सपेक्टिव होती क्या है दोस्तों? सोशियोलॉजी को समझने के लिए 2 पर्सपेक्टिव का यूज किया जाता है। यस, एक है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो जो स्ट्रक्चर समझाती है और माइक्रो जो एजेंसी समझाती है। मतलब कि मैक्रो जिसे हम बड़े लेवल पर समझते हैं, मतलब सोसाइटी को समझने के लिए जहां हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो कि एक बड़े लेवल पर हमें समझ में आती है। हाँ, जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो सोशल इंस्टीट्यूशन। यस, सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए हम मैक्रो पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन कोई एक छोटा सा चीज नहीं है। हाँ, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है सोशल इंस्टीट्यूशन का जो बहुत बड़े लेवल पर रहती है, तो उसे समझने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं या फिर मैक्रो थिंक का या फिर मैक्रो पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं। दूसरा आ गए किस पे? माइक्रो पे। माइक्रो जिसे हम बोल रहे हैं एजेंसी, मतलब कि इंडिविजुअल। ये एक छोटे लेवल की स्टडी होती है। हाँ, मतलब कि हम यहाँ फोकस करते हैं किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, कि इंडिविजुअल का इंटरेक्शन दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसा है। हाँ, एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसा है। हाँ, एक इंडिविजुअल की बिहेवियर पैटर्न दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसा है, या फिर कोई भी घटनाएं घट रही है या सोशल फेनोमेनन हो रही है, तो उस फेनोमेनन में या उस घटना के टाइम में एक इंडिविजुअल की बिहेवियर और पैटर्न कैसी है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मतलब माइक्रो पर्सपेक्टिव ये समझने की कोशिश करती है, उसकी स्टडी होती है किस पे? इंडिविजुअल पे। राइट, किस पे कहा? इंडिविजुअल पे। तो मैक्स वेबर भी उसी इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे दोस्तों। उनका भी जो मतलब स्टडी था या फोकस था पूरी तरीके से इंडिविजुअल के ऊपर ही था। ओके, आप लोग को बहुत आसान होगा अगर आप लोग इस तरीके से याद रखोगे कि डुर्खैम जो बोल रहे थे, मैक्स वेबर बिल्कुल उसका ऑपोजिट बात कर रहे थे। डुर्खैम सोशियोलॉजी को जानने या समझने के लिए मैक्रो पर्सपेक्टिव का यूज किया था उन्होंने। ओके, वो स्ट्रक्चर पे बिलीव करते थे
और मैक्स वेबर सोशियोलॉजी को जानने या समझने के लिए माइक्रो पर्सपेक्टिव पे बिलीव करते थे। वो इंडिविजुअल की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बिलीव करते थे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है कि मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव होती क्या है। दुर्खाइम ने जब सोशियोलॉजी को स्टडी किया था या फिर सोशियोलॉजी के ऊपर जितनी भी सारी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को देने के लिए नेचुरल साइंस के तौर तरीकों को अपनाया था। क्योंकि डुर्कहाइम ने जिस टाइम में सोशियोलॉजी को जाना है, समझा है या उसे खड़ा किया है, वो टाइम था बिल्कुल वोकेशनल टाइम, मतलब साइंस का टाइम था। तो उस टाइम में अगर आप कुछ भी साइंटिफिक नहीं करोगे तो फिर लोग उसे नहीं मानेंगे। ओके, तो इसीलिए सोशल साइंस को उन्होंने बिल्कुल खड़ा किया था नेचुरल साइंस के बेस के ऊपर। हाँ, नेचुरल साइंस के जितने सारे रूल्स रेगुलेशंस थे उन्होंने डुर्कहाइम ने फॉलो किया था सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी में, फॉलो करके उन्होंने सोशियोलॉजी को खड़ा किया था। मैक्स वेबर भी उसी टाइम में आते हैं दोस्तों। मैक्स वेबर का टाइमिंग पीरियड भी उसी टाइप का था, मतलब साइंस का टाइप था या साइंटिफिक वे था उस टाइम में। तो उनको भी ये पता था कि वो अगर सोशियोलॉजी को खड़ा करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी को समझाना चाहते हैं लोगों के बीच में, तो उनको भी साइंटिफिक तौर तरीके ही अपनाना पड़ेगा। हाँ, साइंटिफिक तौर तरीका उन्होंने अपनाया था, लेकिन वो पूरी तरीके से साइंटिफिक तौर तरीकों को नहीं अपनाया था। मतलब कि पूरी तरीके से नेचुरल साइंस के वे में उन्होंने सोशियोलॉजी को नहीं समझाया। उन्होंने कहा हाँ मैं साइंस मानूंगा, पर पूरी तरीके से नहीं। तो उन्होंने 3 टाइप में भाग किया था सोशियोलॉजी को समझने के लिए। फर्स्ट, उन्होंने सोशियोलॉजी को समझने के लिए सोशल एक्शन का यूज किया था, जो था सब्जेक्ट मैटर, जो थी हमारी सोशल साइंस की। यस, उन्होंने सोशियोलॉजी को समझाने के लिए या समझने के लिए या देखने के लिए जो सोशल एक्शन यूज किया था वो सब्जेक्ट मैटर था किसका? सोशल साइंस का। दूसरा, उन्होंने यूज किया था मेथड। वो मेथड भी उन्होंने खुद का यूज किया था, मतलब सोशल साइंस का। तीसरा जो उन्होंने यूज किया था मेथोडोलॉजी, वो मेथोडोलॉजी थी नेचुरल साइंस की। तो देखो, 2 चीज, एक है हमारा सब्जेक्ट मैटर और एक है हमारा मेथड। वो दोनों चीज उन्होंने सोशल साइंस का ही यूज किया था सोशियोलॉजी में। और थर्ड जो है वो उन्होंने यूज किया मेथोडोलॉजी, जो है नेचुरल साइंस की, कि हाँ मैं साइंस तो यूज कर ही रहा हूँ, तो फिर सोशियोलॉजी को खड़ा करने में या इसे लोगों के बीच पहुंचाने में या समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं पूरी तरीके से नेचुरल साइंस का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी समझती है किसे? सोसाइटी को, है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इंडिविजुअल की रिलेशनशिप को दूसरे इंडिविजुअल के साथ। तो इसे हम नेचुरल साइंस के तौर तरीके से पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था? सोशल एक्शन, जो था सोशल साइंस का ही। और मेथड भी उन्होंने अपना ही यूज किया था, जो था सोशल साइंस का ही। तो उन्होंने 2 टाइप ऑफ मेथड यूज किया था सोशियोलॉजी को समझने के लिए या सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को देने के लिए। एक था आइडियल टाइप, दूसरा था भार्सतेहेन दोस्तों। यस, आइडियल टाइप एंड भार्सतेहेन। और मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज की थी नेचुरल साइंस की। मेथोडोलॉजी हम किसे बोलते हैं? जहां हम साइंटिफिकली या लॉजिकली काम को करते हैं और सिस्टमेटिकली करते हैं दोस्तों। यस, जो हमारा रिसर्च होता है वो होता है क्या? सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली या लॉजिकली। तो उन्होंने मेथोडोलॉजी नेचुरल साइंस की यूज की थी, मेथड अपनी यूज की थी। किस टाइप की मेथड यूज की थी? मैंने कहा 2 टाइप ऑफ मेथड उन्होंने यूज किया था, एक आइडियल टाइप, एक भार्सतेहेन। एंड सब्जेक्ट मैटर क्या था? उनका अपना था, जो सोशल साइंस का था वो था सोशल एक्शन। यस, तो ये 3 चीज यूज करके उन्होंने सोशियोलॉजी की हर एक कॉन्सेप्ट को दिया है, समझा है और लोगों को समझाया है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को मैक्स वेबर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से तब समझ में आ जाएगा। क्या? मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। हाँ, उनका स्कूल ऑफ थॉट इंटरप्रेटिविज्म था। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब होता है एक
इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसे समझना। ओके, तीसरा क्या कहा कि वो एक माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे, मतलब सोशियोलॉजी को समझने के लिए उन्होंने माइक्रो पर्सपेक्टिव का यूज किया था। माइक्रो पर्सपेक्टिव क्या होती है? एजेंसी, मतलब कि इंडिविजुअल को समझना, इंडिविजुअल के लेवल पर इंडिविजुअल को समझना कि इंडिविजुअल की बिहेवियर पैटर्न कैसी है, इंडिविजुअल की रिलेशनशिप कैसी है दूसरे इंडिविजुअल के साथ। ओके, फिर कोई भी सोशल फेनोमेनन में एक इंडिविजुअल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, ये सब समझना ही उनका काम था, मतलब मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ये बिलीव करते थे कि सोशियोलॉजी को अगर हमें समझना है, जानना है, तो फिर हमें इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से ही समझना और जानना पड़ेगा, तो ही हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। और तीसरा क्या कहा कि वो सोशियोलॉजी को समझने के लिए, जानने के लिए या फिर सोशियोलॉजी को खड़े करने के लिए उन्होंने प्रॉपरली नेचुरल साइंस का यूज नहीं किया था, जो कि डुर्कheim ने किया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब्जेक्ट मैटर अपना यूज किया, जिसे हम बोल रहे हैं सोशल एक्शन, जो कि सोशल साइंस का ही पार्ट है। उसके बाद मेथड उन्होंने खुद का यूज किया, जो कि है सोशल साइंस का पार्ट। 2 टाइप ऑफ मेथड उन्होंने यूज किया था, एक है क्या आइडियल टाइप, दूसरा क्या कहा मैंने, वर्स्टेहेन, राइट। पर मेथोडोलॉजी उन्होंने नेचुरल साइंस की यूज की थी। कैसे कि मैं जो भी रिसर्च करूंगा वो सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली होगी। तो इस तरह से उन्होंने सोशियोलॉजी को डेवलप किया था दोस्तों। ओके, इसीलिए मैक्स वेबर को पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट का बीच का ब्रिज कहा जाता है। यस, क्योंकि वो पूरी तरीके से पॉजिटिविस्ट भी नहीं थे और पूरी तरीके से एंटी पॉजिटिविस्ट भी नहीं थे। पॉजिटिविस्ट मीन्स जो कि बिल्कुल नेचुरल साइंस का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते थे, और एंटी पॉजिटिविस्ट मीन्स जो कि नेचुरल साइंस को पूरी तरीके से जिन्होंने नकार दिया था। तो ना ही मैक्स वेबर ने नकारा था पॉजिटिविस्ट को और ना ही बिल्कुल तरीके से अपनाया था, इसीलिए उनको पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट का बीच का ब्रिज माना गया है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को मैक्स वेबर क्लियर हो गई है। ये वीडियो प्लीज देखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। मैं इसके बाद जाके मैक्स वेबर के बारे में और आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।